निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ इकाई 4 का परीक्षण स्कोर की व्याख्या। देखिए, हम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपकी जो 4th यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा, तो इसमें आपको सीधे सीधे मार्किंग आपकी हो जाएगी, अच्छी मार्किंग करवाने वाली है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पहला बिंदु है इसमें हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ क्या है। जब कोई केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं, जब कोई प्रयोग किया जाता है या परीक्षण किया जाता है, किसी समुदाय पर किया जाता है, तो उससे हमें जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो उनका हम निरीक्षण करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक क्लास का टेस्ट लिया है और उसमें हमें स्कोर प्राप्त हुआ है, तो उनका हम परीक्षण करते हैं कि वास्तव में क्लास में औसत इंटेलिजेंट बच्चों का औसत क्या है, सामान्य बच्चों का औसत क्या है, डल बच्चों का जो सामान्य से नीचे हैं ऐसे कितने बच्चे हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम पाते हैं कि व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों में से अधिकांश प्राप्तांक ऐसे होते हैं जो उस प्राप्तांकों के किसी खास प्राप्तांक सामान्यतः मध्य के प्राप्तांक के आसपास केंद्रित होते हैं। अधिकांश प्राप्तांक ऐसे होते हैं जो जैसे कि विशेष रूप जैसे कि बहुत कम या बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करने वाले, बहुत कम या बहुत अधिक मूल्य के प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम हुआ करती है। मैंने ये बताया कि जैसे मैंने एक टेस्ट लिया तो उस कक्षा में मेरे को ये जानना है कि उस कक्षा में 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले भी बहुत कम होंगे और 0 में से 0 लाने वाले मार्क्स लाने वाले भी बहुत कम होंगे। बहुत अधिक और बहुत कम प्राप्तांक लाने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी। ऐसा है तो प्राप्तांक उनका मूल्य हमें ज्ञात करना होता है कि बहुत कम हुआ करती है। प्राप्तांकों में किसी प्राप्तांक विशेष सामान्यतः मध्य मूल्य की ओर केंद्रित होने की प्रवृत्ति को, प्राप्तांकों में से सामान्यतः मतलब सामान्य ऐसा होगा, एक एवरेज ऐसा निकल के आएगा कि बहुत कम और बहुत अधिक तो कुछ ही होंगे, लेकिन एक सेंटर ऐसा होगा जहां जिसको टच करने वाले प्राप्तांक बहुत सारे होंगे। तो हमें ये जानना होता है कि उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का कहते हैं कि बहुत सारों में से केंद्र बिंदु क्या निकल कर आ रहा है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम उसको कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ देखिए, आप देख लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ उस मान से, हमें वो मान चाहिए जो संपूर्ण कक्षा के प्राप्तांक हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है कि हाँ, औसत बच्चे इस क्लास में इस परसेंटेज वाले हैं, ऐसे प्राप्तांक इस क्लास में ज़्यादा बच्चों ने इतने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। ऐसा वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ माना जाता है। अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। जैसे मैंने बताया कि बहुत अधिक मान प्राप्त करने वाले और बहुत कम मान प्राप्त करने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन एवरेज छात्र ऐसे होंगे, बहुत सारे छात्रों की संख्या ऐसी होगी जिन्होंने 60 से 70 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, 60 से 70 को जो टच करता है, तो ऐसे परीक्षण हमें करना होता है, उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं, जो किसी एक वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा प्राप्तांकों का समूह जो कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, अधिक बार आया हो। साधारण शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से प्राय हमारा तात्पर्य
एवरेज से होता है। सही है, यही बात बताई मैंने अभी आपको कि औसत छात्रों को हमें जानना होता है क्लास के अंदर या समूह के अंदर कि मैं भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाने वाले अलग हैं, लेकिन और फेल होने वाले कुछ एक ही हैं, लेकिन पास तो बहुत अधिक संख्या में हुए हैं। उन पास होने वाले छात्रों का औसत क्या है, उन्होंने किस हिसाब से अंक प्राप्त किए हैं, कितने परसेंटेज पे उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, क्या एवरेज है। एक कक्षा में हुआ कि हाँ भाई फर्स्ट रैंक भी आ गई और सेकंड थर्ड को भी निकाल दिया हमने, फेलियर को भी निकाल दिया, और अब पूरी छात्र का जो समूह है एवरेज है वह 50 से 60 के बीच में है कि उन्होंने 50 से 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं, या फिर 60 से 70 के बीच में है। तो वह मान जो एक से अधिक बार आया हो, मतलब वह प्राप्तांक जो बहुत सारे छात्रों ने प्राप्त किए हो, उनका जो वर्ग प्रतिनिधित्व करता है, या हम कहें साधारण शब्दों में वह मान जो कि एक एवरेज को, औसत को प्रदर्शित करता है। औसत कई प्रकार के होते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा के अध्ययनों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के औसतों का प्रयोग किया जाता है। औसत कई प्रकार के होते हैं, लेकिन शिक्षा और मनोविज्ञान में 3 प्रकार के औसतों का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के औसतों का प्रयोग किया जाता है। पहला मीन, मध्यमान, जिसे हम बोलते हैं मीन, मध्यांक, जिसे हम बोलते हैं मोड, मीडियम, MEDIAN, मीडियन, और तीसरा है हमारा बहुलक, जिसे हम बोलते हैं मोड, बहुलक। मध्यमान, मीन, मध्यांक, मीडियन, बहुलांक, मोड, ये 3 टाइप्स के औसत शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं। मध्यमान, मध्यांक और मोड। गिलफोर्ड ने 1973 में इन मापों के अतिरिक्त अन्य मापों गुणोत्तर मध्यमान तथा हरात्मक मध्यमान का भी वर्णन किया है। देखिए वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान में इन 3 प्रकार के औसत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1973 में गुणात्मक मध्यमान, गुणोत्तर मध्यमान और हरात्मक मध्यमान 2 प्रकार के और माने हैं उन्होंने। गुणोत्तर मध्यमान और हरात्मक मध्यमान, ये 2 और उन्होंने माने हैं गिलफोर्ड ने 1973 में गुणोत्तर मध्यमान और हरात्मक मध्यमान के रूप में और औसत को डिवाइड किया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से हमें औसत का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना, प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने में भी यह माप उपयोगी होते हैं। मैंने बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से हमें एवरेज छात्रों की जानकारी हो जाती है कि कक्षा में कितने छात्रों का क्या लेवल है, अधिकांश छात्रों का क्या लेवल है, ये जानकारी हमें हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के द्वारा छात्र के विषय में पूर्व जानकारी भी हो जाती है और किन्हीं 2 समूहों की तुलना हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के द्वारा हम किसी 2 समूह की तुलना भी आसानी से कर सकते हैं कि दोनों समूहों में इंटेलिजेंट समूह कौन सा है, ज़्यादातर किस समूह ने प्रोग्रेस की है, इस चीज़ का भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं, 9th
क्लास है, 9th स्टैंडर्ड है, उसके बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। हम प्रत्येक क्लास के औसत छात्र निकाल के उनकी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का उपयोग है। गिलफोर्ड ने 1973 के अनुसार औसत बताया है, औसत को परिभाषित किया है कि वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक है। गिलफोर्ड बताते हैं कि औसत उन्नीस में गिलफोर्ड ने इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को में औसत को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि औसत वह अंक है, औसत वह अंक है जो परीक्षणों, औसत वह अंक है जो उन परीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक है। व्यक्तियों के मध्यमान का क्या है? द्योतक है। कौन औसत को परिभाषित किया है? गिलफोर्ड ने। कब? 1973 में। 1973 में उन्होंने औसत को परिभाषित किया है कि औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक है, मध्यमान को दर्शाता है, एवरेज छात्रों को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में औसत वह संख्या होती है जो निरीक्षणों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। औसत वह संख्या होती है जो हमने प्राप्त निरीक्षण कर लिया है। जैसे हमने टेस्ट लिया और टेस्ट में छात्रों ने अंक तो प्राप्त कर लिए, अब उनका एक समूह प्रदर्शित करना है कि वास्तव में छात्रों का लेवल क्या है, छात्रों का स्तर क्या है। उस चीज को कौन प्रदर्शित करता है? औसत प्रदर्शित करता है। एवरेज छात्र इस कक्षा में एवरेज छात्रों की संख्या क्या है? कौन से समूह वर्ग के छात्र हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की मुख्य दो उपयोगिताएं होती हैं। उपयोगिता देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की मुख्यतः दो उपयोगिताएं होती हैं। इससे औसत का पता चल जाता है, जिससे वह संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों के संबंध में एक सूक्ष्म जानकारी मिल जाती है। उपयोगिता होती है, सबसे पहली उपयोगिता इसकी है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की, इससे औसत का पता चल जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की उपयोगिता यह है कि इससे औसत का पता चल जाता है, जिससे कि समूह के प्राप्तांकों के संबंध में हमें सूक्ष्म जानकारी मिल जाती है। बारीकी से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं कि वास्तव में समूह कैसा है, समूह किस दिशा में आगे बढ़ा। उदाहरण के लिए मान लिया जाए किसी समूह वर्ग के प्राप्तांकों का मध्यमान दूसरी उपयोगिता है कि किसी औसत के आधार पर दो या दो से अधिक समूहों की विशेषता, एक तो यह है इसकी उपयोगिता कि इससे औसत का पता चल जाता है, जिससे एक समूह के विषय में हमें सूक्ष्म जानकारी हो जाती है कि वास्तव में इसका मध्यमान ये है, यहाँ एवरेज छात्र इतने हैं, इतने इसके बहुलांक हैं। अब दूसरी बात ये, दूसरी उपयोगिता इसके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की कि तुलनात्मक अध्ययन करने में यह सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के द्वारा तुलनात्मक एक वर्ग, दो या दो से अधिक वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। कौन सा वर्ग सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा वर्ग धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, कौन सा किस लेवल का है, किसका बौद्धिक स्तर क्या है, इस चीज की स्पष्ट जानकारी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के द्वारा हो जाती है। जैसे मान लिया कि एमए फर्स्ट ईयर के छात्रों का माध्य 86.32 है और एमए सेकेंड ईयर के छात्रों का 90 तो स्पष्ट है।
जैसे फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के छात्रों का औसत क्या है ये, और द्वितीय वर्ष के छात्रों का क्या है 90.7। तो इससे मध्यमान हमने निकाल लिया। तो इसमें कह सकते हैं हम कि इन दोनों वर्गों में उत्तरार्ध के जो बच्चे हैं वह ज़्यादा छात्र पूर्वार्ध के छात्रों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा हमने मध्यमान निकाला है पूरे समूह वर्ग का। ये किसी एक का मान नहीं है, एक स्टूडेंट का मान नहीं है, एक व्यक्ति का मान नहीं है, यह एक समूह का मान है कि प्रथम वर्ष का लेवल ये है, प्रथम वर्ष के छात्रों का औसत ये है और द्वितीय वर्ष के छात्रों का मध्यमान ये है। तो इसमें हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि जो द्वितीय वर्ष है उत्तरार्ध का, इसमें जो औसत है, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो छात्रों का औसत है वह प्रथम वर्ष से श्रेष्ठ है। इस प्रकार इसकी उपयोगिता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, अभी तक हम पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अब है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। एक ऐसा प्राप्तांक जो संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व कर सके। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का अर्थ है एक ऐसा प्राप्तांक जो संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके। एक ऐसा प्राप्तांक जो संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे प्राप्तांक को केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा जिससे आसपास अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के का मान ऐसा प्राप्तांक जो संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसा मान, ऐसा प्राप्तांक जो संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा जिसके आसपास अधिकतर प्राप्तांक केंद्र में होंगे, यानी अधिकतर छात्रों के प्राप्तांक वही होंगे, वही केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहलाएगा। कुछ प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से छोटे और कुछ प्राप्तांक बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन एक समूह वर्ग इसका मान लिया जाता है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से कुछ प्राप्तांक बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए मान केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि सभी प्राप्तांकों की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की ओर होती है, लेकिन इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को केंद्रीय मान भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि कोई रेशो है 50 से 60, 50% से 60%। अब 50 से 51% वाला, 52% वाला था, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक इस समूह वर्ग में समाहित हो जाता है। अगर इससे कम है, 49% भी है, तो वह इसको केंद्रित करने वाला होगा, इसके आसपास ही होगा, कम नहीं होगा। और ज़्यादा है, 60 से अबव है, 61, 62 के समथिंग है, तो वह भी इस समूह वर्ग को केंद्रित करने वाला होगा। ये सेंटर मान कहलाता है, केंद्रीय मान कहलाता है। इस प्रकार इस केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का उपयोग होता है। अब बात आती है बहुलांक, मोड। बहुलांक क्या होता है देखिए। इनके सबके उदाहरण आपको दिए जाएंगे, उदाहरण सहित। बहुलांक वह प्राप्तांक है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति अधिक बार होती है। देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुलांक वह
प्राप्तांक है जो 1 से अधिक बार आता है। बहुलांक वह प्राप्तांक है जो 1 से अधिक बार आता है। अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, अर्थात आवृत्ति जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। बहुलांक वह प्राप्तांक है जो 1 से अधिक बार आता है। बहुत सारे छात्रों द्वारा जो अंक प्राप्त किए जाते हैं वह बहुलांक के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। जैसे 7, 9, 6, 8, 9, 7, 7, 5, 4, 8। अब देख लीजिए इस वर्ग समूह में किसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई है। 7 की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 7 की आवृत्ति 1, 2, 3 बार 7 की आवृत्ति हुई है। 9 की आवृत्ति 9, 1 और 1 2 बार हुई है। और किसी अंक की आवृत्ति बार बार नहीं हुई है तो हम यहाँ पर जो बहुलांक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 7 को हम बहुलांक मानेंगे कि 7 बहुलांक है जिसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। क्योंकि यहाँ 7 की आवृत्ति सबसे अधिक स्पष्ट है कि बहुलांक प्राप्तांकों की आवृत्तियों पर विचार करता है। बहुलांक को साधारणतः m0 के, इसको बहुलांक जो है इसको जिस बहुलांक क्या है जिसकी आवृत्ति अधिक बार होती है और यह m0 से के संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। जो हम सॉल्व करेंगे सवाल उसमें जो सूत्र लगेगा वह m0 अगर आता है m तो यह किसको प्रदर्शित करता है? बहुलांक को। m0 संकेताक्षर से इसे प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी 2 या अधिक प्राप्तांकों की आवृत्तियां अन्य प्राप्तांकों से अधिक किंतु बराबर होती हैं। 2 या अधिक, जैसे अभी 9 की 2 बार है तो 9 की 3 बार भी हो सकती थी। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि किसी अंक की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक अंकों की आवृत्ति बराबर होती है, तब इन सभी प्राप्तांकों को ही बहुलांक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल 7 को ही बहुलांक कहेंगे। अगर इसकी आवृत्ति भी 3 बार आती तो हम इसे भी क्या कहते? बहुलांक की संज्ञा देते, क्योंकि और अंकों से इसकी आवृत्ति दोनों की ज्यादा है, बराबर है, तो इसे भी बहुलांक कहते हैं। जब समंकों के लिए 2 बहुलांक होते हैं तब समंकों को द्विसमंकी। अब ऐसे क्षेत्र में हम एक सिंगल को तो बहुलांक कह लेते हैं। जब 2 अंकों की आवृत्ति समान होती है, अधिक बार होती है तो उसे द्विसमंकी बहुलांक कहा जाता है। द्विबहुलांकी समंक कहा जाता है। द्विबहुलांकी समंक, द्विबहुलांकी समंक कहा जाता है। कब कहा जाता है द्विबहुलांकी समंक? कब होता है? जब 2 अंकों की आवृत्ति समान होती है, 2 या 2 से अधिक बार होती है। जैसे ही पहले तो बहुलांक था हमारा 7, यहाँ तो बहुलांक था 7, लेकिन अगर 9 की आवृत्ति भी 3 बार हो जाती है तो हम उसे भी बहुलांक कहेंगे। ऐसे में ये क्या कहलाएंगे? द्विबहुलांकी समंक कहलाएंगे। 2 या 2 से अधिक बहुलांक होने पर समंकों को बहुबहुलांकी समंक भी, 2 या 2 से अधिक, अब ये द्विबहुलांकी समंक हो गया। अगर 6 की आवृत्ति भी इतनी बार होती तो ये बहुबहुलांकी समंक कहलाते हैं। ऐसे इसके नाम होते, बहुबहुलांकी मल्टी मॉडल डाटा कहा जाता है। जैसे
बहुलांकी समंक। कैसे? जैसे देखिए 4 5 7 7 7 8 9 4 5 7 7 7 8 9 10 10 10 12 15। अब इसमें क्या है देखिए 4 5 7 7 7 8 9 10 10 10 12 15। अब इस समूह में क्या है, एक तो 7 की आवृत्ति 1 से अधिक बार 2 या 2 से अधिक बार हुई है और 10 की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, तो इसको बहुलांकी समंक कहा जाएगा, द्विबहुलांकी समंक। और यदि इसमें एक अंक और होता है ऐसा कि 5 की आवृत्ति अन्य प्राप्तांकों से अधिक परंतु बराबर है, अतः ये दोनों प्राप्तांक ही बहुलांक कहलाएंगे, इन्हें द्विबहुलांकी समंक कहा जाता है। वर्गीकृत समंकों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग के मध्य बिंदु को वर्गीकृत समंकों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग के मध्य बिंदु को बहुलांक कहा जा सकता है। सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्ग को बहुलांक वर्ग कहा जाता है। अगर यह अंक है केवल तो उसे बहुलांक कहा जाता है। यदि ये वर्ग में दिया हुआ है जैसे 4 से 8 9 से 15 ऐसे वर्ग में दिया हुआ होता है और उसकी आवृत्ति बार बार हो रही होती है तो उसे बहुलांक वर्ग कहा जाता है। देखिए इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलांक ज्ञात करते हैं। बहुलांक कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको सूत्र बता देती हूँ, सवाल कल पढ़ेंगे हम। सूत्र बता देती हूँ आपको बहुलांक ज्ञात करने का, इसे लिख लेना। सूत्र क्या है? बहुलांक को मैंने किससे प्रदर्शित करना बताया था? m0 l प्लस f1 fm माइनस fb डिवाइडेड बाई fm माइनस fb fa प्लस fm माइनस fb इंटू आई। देखिए बहुलांक का सूत्र L प्लस fm माइनस fb fm माइनस fa प्लस fm माइनस fb, ये सूत्र है। इसमें सबके शब्द के अर्थ बताऊंगी मैं आपको। बहुलांक का दूसरा सूत्र यह है m0 बराबर L प्लस fa बटे fa माइनस fb इंटू आई, ये दूसरा सूत्र है एन बहुलांक को ज्ञात करने का। m0 बराबर L प्लस fa बटे fa माइनस fb इंटू आई। अब देखिए इसमें एक एक वर्ड का इसका प्रतीक मैंने बता दिया है। बहुलांक को m0 से प्रदर्शित किया जाता है। L का है बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा L
FM बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। बहुलांक वर्ग की आवृत्ति FM। FA बहुलांक वर्ग से ठीक ऊपर के वर्ग की आवृत्ति। बहुलांक वर्ग से ठीक ऊपर के वर्ग की आवृत्ति। FB बहुलांक वर्ग से FB बहुलांक वर्ग से ठीक नीचे के वर्ग की आवृत्ति। FA हो गया, FB हो गया। अब IA वर्ग अंतराल। I का मतलब है यहाँ पर वर्ग अंतराल। ये था बहुलांक ज्ञात करने का सूत्र, इसके संकेत। यहाँ ये दोनों सूत्र गणितीय दृष्टि से समतुल्य नहीं है, इसलिए ये सूत्र बहुलांक के दो भिन्न मान भी दे सकते हैं। गणित की दृष्टि से दोनों सूत्र समान नहीं है, लेकिन है ये बहुलांक ज्ञात करने के, तो यह अलग अलग मान भी दे सकते हैं। तो इनमें से कोई से भी सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।